नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। अब बात लेट्स स्टार्ट। कई दिन बीच में थोड़ी सी बातें नहीं हो पाई, क्लासें सही नहीं हो पाई, उस चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ घरेलू कारणों और कुछ मेरे इसी वजह से क्लास को नहीं कर पाए थे, ठीक ना। मेरी गुड़िया कुछ खेलने के लिए उसको थोड़ा सा समय देना पड़ा था। बीच में टाइम निकालने की कोशिश भी की, पर फिर भी प्रॉपर टाइम नहीं होने से और क्लास का सही शेड्यूल नहीं बैठ पाया। चलो लेट्स स्टार्ट। जो भी अपने कहीं पे भी समय देखो, एक जगह थोड़ा सा इधर उधर चला जाए तो तुरंत अपने काम पर आ जाइए, ठीक ना। काम पर आना सा एक बार थोड़ा सा हैक्टिक टाइप लगता है, परंतु काम पर आते ही आप उसी जोश और उसी उत्साह के साथ में काम करेंगे। तो आपको राज ई लर्निंग परिवार को आगे बढ़ाने के लिए खूब आपको भी साथ साथ में काम करना है। जहाँ पर भी मौका मिले 1 मिनट के अंतर्गत इसको शेयर कर दें। यदि कोई नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अब बात आती है कि यदि आप टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हुए हैं तो हाउ टू ज्वाइन एक फ्री टेस्ट सीरीज करके नाम से इस प्रकार का वीडियो है, अपने इसी के अंतर्गत है। तो इस वीडियो से आप उसका जो पूरा प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत टेस्ट के अंतर्गत जुड़ जाएं। और टेस्ट के अंतर्गत खाली जुड़ना ही नहीं है, जुड़ने से फायदा नहीं होगा। उस टेस्ट के अंतर्गत यदि आप टेस्ट दोगे तब अपन जाकर के उसके अंतर्गत बेनिफिट होगा। अब बात आती है, कुछ लोग नए हैं, उनके लिए टेस्ट को अपन किसी न किसी या तो 20 या 30 मिनट उनको टाइम देकर के पूरे दिन टेस्ट ही उनके खुले रखकर उनको जोड़ा जा सकता है। तो ये भी अपन कर देंगे। दिसंबर 1 वीक के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था एक आध दिन अनाउंस करके ही उसको करेंगे, जिससे सभी लोग उसके टेस्ट दे सके, उनके पास में टेस्ट पेपर अवेलेबल हो सके। अब बात आती है 1 मिनट आपको जो मोटिवेशन की बात बताता हूँ। देखो, ये चीज़ें अपने आप में बहुत ज़्यादा कारगर होती है, बहुत ज़्यादा ताकत होती है इन चीज़ों के अंतर्गत। तो देखिए, ये हमने सुहास यतिराज जो सिल्वर बैडमिंटन है, पैरा ओलंपिक जो अपने टोक्यो के अंतर्गत हुए थे, पैरा ओलंपिक के अंतर्गत इनको सिल्वर मेडल मिला था। पैरा ओलंपिक यहाँ जो हुए थे, पैरा ओलंपिक मीन्स मतलब कि जो दिव्यांग लोग हैं वो इस गेम के अंतर्गत, ओलंपिक के अंतर्गत भाग लेते हैं। अब इन्होंने क्या बताया, देखो, इनकी पूरी थॉट को और थॉट प्रोसेस को समझना है। कैसे इतना बड़ा व्यक्ति किस प्रकार से इस प्रकार के डिसीजन, कैसे ऐसी बातें कह रहा है, इसी से अपन अपने काम करने की जो शक्ति है वो अपन को बढ़ती है। ये वर्तमान के अंतर्गत अभी आईएएस हैं, पहले मुरादाबाद के अंतर्गत थे। अब इनकी पोस्टिंग कहाँ है वो ऑफिस से मेरे को कंफर्म नहीं है, पर ये है आईएएस ऑफिसर हैं। अब देखो, इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है और अपने पैरा ओलंपिक के अंतर्गत इनका बहुत अच्छा उम्दा प्रदर्शन रहा था बैडमिंटन के अंतर्गत। देखो, कर्म करो, इन्होंने क्या कहा है, कर्म करो फल मिलेगा, ये डेफिनेट है। ये जैसे सूर्य का उदय होना निश्चित है, उसी प्रकार से कर्म करने पर फल का मिलना निश्चित है। ये फिक्स है। मैं खुद को किसी दबाव में नहीं डाला। ये तो अपने देखो लाइफ में कभी भी किसी भी प्रकार के रोजमर्रा के अंतर्गत आप कर रहे हैं तो दबाव में, तो किसी भी प्रकार के दबाव नहीं होना चाहिए। अगर भगवान ने मुझे इस स्तर पर लाया है तो मैं अपने सारे प्रयास को लगा दूंगा। ये अपने जीवन के अंतर्गत जो अपन ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं उसके अंतर्गत भी क्या है, कर्म कर रहे हैं तो फल तो उसी प्रकार से मिलेगा जैसे सूर्य का उदय होना निश्चित है, उसी प्रकार से ये निश्चित है। अब बात आती है, मैं खुद को किसी दबाव में नहीं डाला। इसका मतलब कि प्रेशर भी किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, ना किसी भी प्रकार की आर्थिक, इकोनॉमिक, कोई शारीरिक, किसी भी प्रकार का कोई मानसिक, इस प्रकार का प्रेशर भी नहीं हो। और भगवान ने मुझे देखो इस स्तर पर लाया है तो मैं अपने सारे प्रयास को लगा दूंगा। अब यदि राजस्थान की अपन जनसंख्या ही देखें तो 6.86 करोड़, ये तो उस समय थी जब 2011 की। नियर अबाउट जब अब नई जनसंख्या होगी तो 8 करोड़ से तो कम होनी नहीं है। डेफिनेट है, ये लगभग अनुमान बिल्कुल सही अनुमान है। 8 करोड़ लोग हैं, 8 करोड़ लोगों में से भी 4.38 लोगों ने ईओआरओ का फॉर्म भरा है। उसके अंतर्गत भी यदि सही से देखोगे बाकी ने फॉर्म भरा है। 50,000 के आसपास लोग, थोड़े से जो आप लोग भी यहाँ वीडियो देख रहे हैं वो एक्टिव के अंतर्गत आए हुए हैं। अब 50,000 के अंतर्गत भी आप देखोगे
8 करोड़ के अंतर्गत 50,000। इसका मतलब आपको देखो भगवान ने कितना, ईश्वर ने कितना आपको लायक बनाया है, ठीक ना। तरह तरह के लोगों के पास में कितनी हर्डल है, खाने की भी समस्या है, अब इतने आपको योग्य बना दिया है, आपको, हमको, सबको। तो मैं अपने सारे प्रयास लगा दूंगा, अब अपन को किसी भी प्रकार की कसर नहीं रखनी चाहिए। तो पूरी ताकत और जी जान के साथ में तैयारी के अंतर्गत झोंक दीजिए अपने आप को। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखो अपन जो धाराएं पढ़ रहे हैं उनका पुरानी क्लास का रिवीजन करते हैं। तो 182 से लेकर के 94 तक की धाराएं इसके अंतर्गत देखेंगे। 194 धारा थोड़ी सी बड़ी है, हालांकि इसको इतना अपन ने कंसाइज करके आपको यहाँ पर बता रहे हैं जिससे आपको तुरंत याद हो जाएगी और पता रहेगा इसमें कुछ बड़ा है ही नहीं। तो इतनी सारी धाराएं, मतलब 12 धाराएं इसके साथ साथ में पढ़ रहे हैं, तो क्लास थोड़ी सी ज़्यादा ऐसा लगता है कि 30 मिनट की क्लास है, पर 30 मिनट के अंतर्गत यदि 12 धाराएं पढ़ रहे हो तो कोई अफसोस वाली बात नहीं है। देखो हम इसमें जो शॉर्ट नोट्स है उसी के अंतर्गत रिकॉल करते हुए पढ़ रहे हैं, और ये शॉर्ट नोट्स है जो आपको वहीं जहाँ टेस्ट सीरीज देते हो वहाँ पर ये आपको अवेलेबल हो जाते हैं। अब देखो धारा 182, ये पुरानी क्लास का रिवीजन है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, इसीलिए रिवीजन करवाया जा रहा है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन चेंज ऑन यूज लैंड ऑफ पावर। रिस्ट्रिक्शन ऑन चेंज मतलब कि भूमि के जो चेंज किया जा रहा है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। यूज ऑफ लैंड पावर द स्टेट गवर्नमेंट टू अलाउ चेंज ऑफ यूज लैंड। ये कह रहा है कि जो भूमि के उपयोग पर परिवर्तन पर निर्बंधन, किसी भी प्रकार का भूमि का जो उपयोग है उस पर परिवर्तन पर निर्बंधन रोका जा सकता है। अब यदि परंतु राज्य सरकार चाहे तो भूमि का उपयोग भी परिवर्तन के लिए क्या कर सकती है, उसको परमिशन दी जा सकती है राज्य सरकार के द्वारा। जैसे ये देखो कोई भूमि है, अब भूमि को सरकार ने क्या कर दिया कि ये एग्रीकल्चर लैंड है, तो वैसे सामान्यतः तो क्या इस एग्रीकल्चर लैंड है तो इसको एग्रीकल्चर लैंड के अंतर्गत अपने चेंज नहीं किया जा सकता है। अलग अलग लिए है, ये कोई पार्क की जमीन है, कोई स्कूल के लिए आवंटित जमीन है, अब इस जमीन को आवंटित करने के बाद में इसको चेंजेस नहीं किया जा सकता। परंतु जब राज्य सरकार तो चाहे तो जब चाहे इसका चेंज कर सकती है, और करेगी तब तो हमेशा ध्यान रखना है कि अपन को गजट के अंतर्गत नोटिफाइड करके ये चीज़ें चेंज करती है। अब यदि देखो जैसे कोई स्कूल है, स्कूल के लिए कोई आवंटित जमीन हो गई, या कोई अस्पताल के लिए, तो उस समय तो क्या है कि किसी ने आवंटित करवाने के लिए क्या है, कोड़ियों के दाम पर, जो करोड़ों की जमीन थी कोड़ियों के दाम पर उनके आवंटित हो गई। अब ये चाहते हैं कि मैं इसको कमर्शियल जमीन के अंतर्गत चेंज कर दूं। इस स्थिति के अंतर्गत इसके अंतर्गत बिल्कुल स्पष्ट कानून है कि चेंज तो करवा सकते हो, सरकार चाहे तो चेंज तो कर सकती है, परंतु जो उसका अंतर, जो गैप है, जो मूल दर है, जो पहले उस समय आवंटन के समय जैसे किसी को 100 रुपये के अंतर्गत कर दी, अभी भाव चल रहे हैं जैसे 1000 रुपये के जैसे समझ लीजिए भाव चल रहे हैं, तो अब इसका जो गैप है, ये गैप भी उनको 900 रुपये का गैप देना पड़ेगा। इसके अलावा गैप के अलावा जो कन्वर्जन चार्जेज लगते हैं, अलग अलग चार्जेज होते हैं, चार्जेज ये भी देने पड़ेंगे, और ये सारे कहाँ होंगे, नगर पालिका निधि के अंतर्गत जमा होंगे। और यदि कोई नहीं देता है तो उस पर भू राजस्व के तहत कार्रवाई की जा सकती है। जो भू राजस्व अधिनियम 1956 है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। एक बार इसको देख लीजिए। कोई भी व्यक्ति नगर पालिका क्षेत्र में किसी भी भूमि को उस प्रयोजन के लिए उपयोग करेगा जिस प्रयोजन के लिए आवंटित की गई है। जिस प्रयोजन के लिए आवंटित की गई है, अलग अलग भूमि, कई सनद भूमियां भी होती थी, पहले आवंटित कर देते थे दान के रूप के अंतर्गत भूमि, तो उसका ऐसा कन्वर्जन करने वगैरह के अंतर्गत भी, और उसको बेचानामा भी नहीं होता था। परंतु सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। राज्य सरकार प्रभार वसूल करके कुछ ऐसे प्रभार जो यूजेज चार्ज है और गजट में प्रकाशन द्वारा, ये चीज देखो यहां से ध्यान रखनी है। मैं अब इसके अंतर्गत शॉर्ट नोट्स में भी देखो वही वर्ड बता रहा हूं जो अपने काम के हैं। गजट के प्रकाशन द्वारा भूमि के परिवर्तन कर सकती है, और लोकहित में आवंटित भूमि, लोकहित में आवंटित भूमि कैसे, लोकहित में अस्पताल के लिए या कोई स्कूल के लिए आवंटित भूमि है, उस भूमि के परिवर्तन के लिए आवंटन की मूल दर और प्रचलित दर में अंतर को वसूला जाएगा। यहां से भाई देखो क्वेश्चन बनता है। ये देखो शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स के भी शॉर्ट नोट्स निकाल रहे हैं अपन, जिसे बिल्कुल कीवर्ड्स निकाल रहे हैं। परिवर्तन प्रभार वसूला जाएगा, और ये जमा कहां होगा, नगर पालिका निधि के अंतर्गत वसूला होगा, और बकाया भू राजस्व से वसूला जाएगा। अब यहां से भी देखो क्वेश्चन बन सकता है कि ये राज्य सरकार के पास जमा होगा या संचित निधि में जमा होगा, तो ऐसा ध्यान रखना है ये नगर पालिका निधि के अंतर्गत ही जमा होगा। ये धारा बताती है 182। अब धारा 183 क्या बताती है?
धारा 183 बताती है कि द रेगुलर लाइन ऑफ पब्लिक स्ट्रीट, रेगुलर लाइन ऑफ पब्लिक स्ट्रीट, ये कोई भी पब्लिक स्ट्रीट, ये पब्लिक स्ट्रीट है, ये क्या है, पब्लिक स्ट्रीट है, ये गली है। अब गली के सार्वजनिक मार्ग है, अब इसके दोनों तरफ भी क्या है, ऐसी लाइनें की जाती है। यहाँ पर भी क्या है, लाइन का काम किया जाता है कि भाई ये लाइन है, ये इसकी गली के अंतर्गत ही आती है। अब बात आती है, कई बार क्या होता है कि इस जो है यहाँ पे भी लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, आसपास अपने कुछ घर और मकान बना लेते हैं, तो इनको भी 1 माह के जो नोटिस दे करके इस नियमित जो लाइन बना रखी है उस लाइन तक कब्जा किया जा सकता है। और यदि कब्जा किया गया है और फिर भी कोई अवैध है उसके अंतर्गत नहीं मान रहा है तो उस पर जुर्माना लग जाता है, 2000 से लेकर के 5000 तक का जुर्माना है। इसके अलावा यदि इसकी बात सही है तो ये भी कलेक्टर के पास में जा सकता है, पर न्यायालय के अंतर्गत इस प्रकार का प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। देखो, सार्वजनिक मार्ग के दोनों तरफ लाइन कर सकेगी और नई लाइन बनाने के लिए 1 माह पूर्व नोटिस दिया जाएगा। यदि अच्छा नई लाइन कोई बनाई जा रही है कि यहाँ थोड़ी सी इसको चौड़ी करनी है, जरूरत है, यातायात ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इसको नोटिस दिया जाएगा और उससे लिखित आक्षेप और सुझाव पर विचार करेगी। उनसे नोटिस दिया जाएगा कि आपकी कोई दिक्कत है तो बताओ, और उस पर सुझाव विचार करेगी और नियमित लाइन पर कोई निर्माण नहीं किया जाएगा। अब बात आती है, यदि कोई नियमित ऐसी लाइन बना दी है उस पर निर्माण नहीं, तो उल्लंघन करता है तो 2000 से लेकर के 5000 तक का जुर्माना है। बस इतना सही ध्यान रखना है, ये अपने आप ही पता रह जाता है कि जुर्माना है। और व्यथित व्यक्ति 30 दिन के भीतर कहाँ पर, कलेक्टर के पास अपील कर सकता है। और अपील प्राधिकारी का आदेश अंतिम किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं, अन्य ऐसा नहीं कि ये फिर सुप्रीम कोर्ट में इसको मामले को अटकाए रखे, इसीलिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई। धारा 184 राइट ऑफ वे अंडरग्राउंड यूटिलिटी, भूमिगत उपयोगिता के लिए मार्ग का अधिकार। देखो, ये है भूमिगत मार्ग, भूमि के अंतर्गत चल रहा है, अंडरग्राउंड। अब इसके अंतर्गत भी क्या है, आजकल सभी की सभी चीजें, जैसे आप देखोगे बिजली के तार अंडरग्राउंड चल रहे हैं, विद्युत चल रही है, कहीं रेलवे है वो भी अंडरग्राउंड रेलवे के अंतर्गत आता है। तो इस चीज के अंतर्गत ये है, ये काम करेंगे तो इनको नगर पालिका क्या करेगा, नक्शे उपलब्ध करवाने का काम करेगा और ये अपना उनकी अनुमति से, नगर पालिका की अनुमति से ये काम कर सकते हैं। तो भारतीय तार अधिनियम 1885 और विद्युत अधिनियम 2003 एवं राज्य सरकार के नियमों की अनुमति से टेलीफोन है, विद्युत है, रेलवे है इत्यादि पर भूमि उपयोग किए जा सकते हैं। और नगर पालिका द्वारा फीस और प्रभार वसूला जाएगा। भाई फीस और प्रभार तो अंडरग्राउंड के अंतर्गत करो चाहे कहीं पे भी करो, ये फीस लेंगे। और फीस कहाँ, फीस और प्रभार कहाँ होते हैं, नगर पालिका निधि के अंतर्गत जमा हो जाते हैं। अच्छे से कार्य हो सके इसलिए नगर पालिका क्या करती है कि नक्शे और रेखा चित्र दे देती है, क्योंकि नगर पालिका का जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है उसको नक्शे बनवाने होते हैं और वो नक्शे इनको अवेलेबल करवाएगा, तभी इनको पता रहता है कि कहाँ से कौन सा अपने विद्युत का तार कहाँ से निकालना है, रेलवे कहाँ से निकलेगा, टेलीफोन का तार कहाँ से निकलेगा, तो इनके लिए और बाकी चीज़ों के अंतर्गत छेड़छाड़ भी नहीं। तो कार्य निष्पादन की समय सीमा भी निश्चित कीजिए। इनको कोई भी काम किया जाता है तो कि भाई ये आप इसकी डेडलाइन बता दीजिए, आपने ये तार तो गड्ढे तो खोद दिए हैं, इसकी डेडलाइन। कई बार अपन देखते हैं कि जो शहरों के अंतर्गत कभी टेलीफोन वाले आते हैं वो गड्ढे खोद जाते हैं, कभी विद्युत वाले आ रहे हैं वो कर रहे हैं, तो इनकी डेडलाइन की जाती है और इन पर कार्य विलंब होने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। नगरपालिका संपत्ति को हानि होने पर और किसी प्रकार की रोड है, रोड को तोड़ा है या आसपास और कोई भी नगरपालिका की चीज है तो विभाग को मूल स्थिति के अंतर्गत लौटाना होगा। ये बात कहती है धारा 184 के अंतर्गत बात कहती है। नेक्स्ट देखिए, फटाफट देख लेते हैं। भूमिगत उपयोगिता के नक्शे कौन उपलब्ध करवाएगा, ये मुख्य नगरपालिका का अधिकारी नक्शे तैयार करेगा, किसी जो आर्किटेक्ट होगा उनसे तैयार करवाएगा। और सूचना के अधिकार के तहत विधि के अनुसार गोपनीयता, कुछ ऐसे हो सकता है कि कुछ न कुछ जो भारत की सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित चीजें, तो ऐसी चीजों के अंतर्गत ऐसे नक्शे अवेलेबल नहीं करवाए। आरटीआई के तहत वो चीजों को गोपनीय भी रख सकता है, गोपनीयता सुनिश्चित की जा सकती है। यहां पर यह चीज बताई जा रही है। धारा 186 क्या कहती है, स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग स्टेट्स बिलोंगिंग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, केंद्रीय और राज्य सरकार से संबंधित मार्गों के विशेष उपद। ये है आपकी नगरपालिका और नगरपालिका से यहाँ आपके ये निकल रहा है स्टेट हाईवे और ये निकल रहा है नेशनल हाईवे। इनके रख रखाव का काम तो करेगा ये केंद्र है तो केंद्र करेगा, राज्य है तो राज्य करेगा। परंतु एक चीज यहाँ पर है कि ये नगरपालिका क्षेत्र से गुजर रहा है तो यहाँ पर यदि कोई ये अस्थायी निर्माण भी इनके अंतर्गत ये कर सकते हैं। और यदि इस पर अतिक्रमण का
कोई काम कर रहा है, अतिक्रमण का काम कर रहा है, तो ये नगर पालिका के द्वारा ही हटाया जाएगा। ये यहाँ पर विशेष उपबंध की बात की गई है। केंद्र और राज्य ही करेंगे इनसे संबंधित विशेष उपबंध, जो उपबंध विशेष स्पेशल जो प्रोविजंस है, नगर पालिका इन मार्गों में लिखित अनुमति से ही कार्य कर सकती है। परंतु नगर पालिका इन मार्गों को अस्थायी उपयोग और अतिक्रमण हटाने की शक्ति नगर पालिका की होगी और इनका रखरखाव केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर ये बात ही बताने का प्रयास किया गया है। बहुत ही कम समय के अंतर्गत ये चीज़ें हो रही है आपके, फटाफट इसके अंतर्गत। अब धारा 187 क्या करिए, टेम्परेरी इरेक्शंस ऑन स्ट्रीट ड्यूरिंग फेस्टिवल। यहाँ पर होने लग गया है भाई, किसी न किसी मुरारी बापू की सत्संग हो रही है, बड़ा सा पंडाल लगा दिया है, बड़ा सा पंडाल लगा दिया। अब रास्ता पूरा जाम हो चुका है। अब ये क्या करेंगे, पंडाल लगाने से पहले लिखित अनुमति ली जाती है, लिखित अनुमति ली जाती है। और इसके अलावा जो यातायात के प्रभारी जो पुलिस है उनकी अनुमति आवश्यक होती है। आवश्यक क्यों होती है कि वो जैसे ये यहाँ से कोई आ रहा है तो उसका मार्ग क्या है, डाइवर्ट कर देता है कि भाई यहाँ से आप लोग निकल जाइए। उसी से कोई डाइवर्ट करने का तरीका हो, वहीं पर इस प्रकार का पंडाल लगाया जाता है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है, ठीक ना। तो उस स्थिति में लाना होगा। और यदि ये कुछ यहाँ पर पंडाल लगाया, कहीं खूंटियाँ रोपी, कहीं कुछ रोपा और काम के अंतर्गत सही से सॉरी कुछ और भी नगर पालिका को नुकसान हुआ है, तो वो वापस से उसी स्थिति के अंतर्गत लाना होगा। धारा 188 क्या कहती है कि प्रिकॉशंस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपेयर और स्ट्रीट ड्रेन और परमिसेस। मार्ग नाली परिसर के निर्माण या मरम्मत के दौरान पूर्वाध्यान है। ये आप कोई मकान बना रहे हो, यहाँ पर ये मकान बना आपका या हमारा किसी का ही बन गया है। अब इसके अंतर्गत मकान के अंतर्गत क्या है, जैसे कोई नाली बनाई जा रही है या कोई भी सामान है, तो अब क्या है कि जो भी आम आदमी यहाँ से कोई गुजर रहा है उसके लिए क्या होगा कि वो उसका एक्सीडेंट हो सकता है, वो नीचे गिर सकता है, या कोई सामान रखा हुआ है, सामग्री जमा है, तो उसको इस प्रकार से कोई या तो यातायात का मोड़ दिया जाए, और मोड़ नहीं भी दिया जा रहा है तो उसके अंतर्गत क्या है, उसको बाड़बंदी करनी पड़ेगी आसपास कि भाई ये बाड़बंदी है। और ये भी नगर पालिका को अवगत करवाया जाता है। ऐसा नहीं कि मन पड़े जो अपना सामान रख दे। तो इस बाड़बंदी से क्या है कि उसको किसी भी प्रकार का कोई ऐसा के अंतर्गत गिरे नहीं वो, ठीक ना। तो बाड़ लगवाना, सुरक्षित रखना, लिखित अनुमति से भवन सामग्री जमा करना, यातायात बंद होने पर यातायात के आवश्यक मोड़ उपलब्ध करवाना। यहाँ पर सार्वजनिक मार्ग है, क्या है, सार्वजनिक मार्गों में ये परिसर मूल रूप से लाना सुनिश्चित करेगा। यदि कोई सार्वजनिक मार्ग है तो उसे वापस से उसी स्थिति के अंतर्गत लाना। तो ये धारा 188 कहती है। नेक्स्ट देखिए, वापस से रिवीजन करेंगे, ये तीसरा इसका रिवीजन होगा। रिवीजन करोगे तो और अच्छे से याद हो जाएगी, और इनमें बड़ी बड़ी ये धाराएं याद रहेगी तो भी अंदर की चीज़ें याद रह जाती है। मटेरियल नॉट टू बी डिपोजिटेड और नॉट हॉल टू बी मेड इन ए स्ट्रीट विदाउट परमिशन। बिना अनुज्ञा के किसी मार्ग पर ना तो कास्ट जमा होगी, ना तो लकड़ियाँ जमा होगी, और ना गड्ढे खोदे जाएंगे। ये बात है थी यहाँ पर। अब यहाँ पर किसी का ही मार्ग है, मकान आया हुआ है और ये कोई मार्ग निकल रहा है, तो अब लोग क्या करते हैं, कई लोग लकड़ियाँ इकट्ठी कर देते हैं, कई लोग गड्ढे कर देते हैं। तो ये इस प्रकार के गड्ढे वगैरह नहीं करेंगे। और गड्ढा किसी काम से क्या है, लिखित अनुमति से क्या है, तब भी वहाँ पर क्या होगा, कास्ट जमा करने पर बाड़बंदी और घेराबंदी करनी पड़ेगी। किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और रात्रि के अंतर्गत तो पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करनी होती है। यदि दोष सिद्ध होता है तो 1000 से 2000 तक का जुर्माना, और तारीख के पश्चात प्रत्येक दिवस पर 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये से दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट धारा 190 क्या कहती है, कंपल्सरी प्रोविजन ऑफ फुटपाथ। ये अपना मार्ग हो गया, इसके आसपास का क्या होगा, जो आसानी से लोग जो पैदल चलते हैं उनके लिए क्या है, फुटपाथ है। ये न्यूनतम होना चाहिए 1.5 मीटर, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। नियमित लाइन के लिए साथ में नियत किए जाएंगे। ये काम कौन करता है, भवन अनुज्ञा और संक्रम समिति। यहाँ से देखो क्वेश्चन बन सकता है, भवन अनुज्ञा और संक्रम समिति द्वारा काम करवाया जाता है। 1.5 मीटर हो, 2 मीटर हो, 3 मीटर हो, जो भी काम करना हो। नेक्स्ट देखिए, धारा 191 में क्या कहती है, यहाँ पर अपने देखा ही था, मार्गों के कोने पर भवन। जो ये मार्ग है, ये मार्ग निकल रहा है, अब इस मार्ग के क्या है, यहाँ पर जो भवन आ रहा है, ये मकान आ गया, ठीक नहीं। यहाँ पर कोई मार्ग है तो ये इसके कोने पर, कॉर्नर के जो अपन मकान कहते हैं, ये मकान कैसे होंगे, ऐसे घुमावदार होंगे। ये कैसे घुमावदार या गोलाकार के अंतर्गत होंगे। अब यदि पहले की चीज़ है और घुमावदार नहीं है, सरकार ने इसको एक्वायर्ड किया है, एक्वायर्ड करेगी तो क्षतिपूर्ति देगी।
नगर पालिका भवनों की ऊंचाई का निर्धारण करेगा तथा कोने गोलाकार तथा घुमावदार होंगे। नगर पालिका जरूरत होने पर भूमि अर्जित करेगा। तो एक तो गोलाकार और घुमावदार यहां से क्वेश्चन बनता है, और एक भूमि अर्जित करती है तो क्षतिपूर्ति दी जाएगी। तो ये अपने पूरा पूरा रिकॉल कर लिया है, विद इन 15 मिनट के अंतर्गत धाराएं 10 कर दिए। अब देखो वापस से नए सिरे से अपन ने इस बार जो धाराएं ली है उस धाराओं के अंतर्गत थोड़ी धाराएं लंबी भी थी, तो अपन ने ओरिजिनल एक्ट को मैंने खुद ने पहले रीड आउट किया है। यहाँ पर पूरा रीड करने के बाद में इसको अपन ने पूरा शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत कन्वर्ट कर दिया है। ये कई लोगों ने मुझे इस प्रकार से कहा कि सर थोड़ी सी ये धाराएं लंबी है, तो आप इसके अंतर्गत ऐसा कर लीजिए। हमें और वो भी बहुत अच्छे स्टूडेंटों से इस प्रकार की सलाह लेकर के किया गया है, आप लोगों से ही राय ली है उन। नेक्स्ट देखिए, धारा 192 क्या कहती है? बहिर्गत भवनों को पीछे करना। बहिर्गत भवन कैसे? किसी ने अपने क्या किया कि ये मकान अतिक्रमण कर लिया, बाहर निकाला हुआ है, तो ये तो नेचुरल है कि भाई 15 दिवस का लिखित नोटिस देकर के हटाया जाता है और भूमि नगर पालिका में निहित हो जाएगी। अतिक्रमण को तो 15 दिन का नोटिस देकर के हटाया जा सकता है। बहिर्गत जो सेटिंग बैक जो प्रोजेक्टिंग बिल्डिंग, कई बार लोग अपने भवन का छज्जा, कोई चांतरियाँ वगैरह इस प्रकार के जो बाहर निकाल देते हैं, इस प्रकार की जो ऐसे बाहर निकली हुई है उन चीज़ों को क्या है निहित किया जाता है। धारा 193 लेवल ऑफ बिल्डिंग्स, भवनों की सतह। अब देखो जैसे ये मकान बना हुआ है, यहाँ पर क्या निकल रही है? नाली निकल रही है। ये मकान बना हुआ है, यहाँ पर क्या निकल रही है? जैसे ये नाली निकल रही है। अब ये इस प्रकार से मकान यदि नीचा बन जाएगा तो नाली में इसका पानी कैसे जाएगा? तो ऐसी भवनों की जो सतह है, जल निकासी है, सार्वजनिक वन नाली से नीचे नहीं हो सकती। इनको थोड़ा तो ऊपर बनाना ही पड़ेगा। ऊपर बनेगा तभी इसके अंतर्गत क्या होगा? नाली के अंतर्गत। ऐसा नहीं कि कोई पर्सनल व्यक्ति के लिए अलग से नाली की व्यवस्था की जाए। तो भवनों की सतह इस प्रकार की बनाई जाती है। ये धारा 193 कहती है। थोड़ी सी धारा 194 बड़ी है, परंतु इतनी बड़ी नहीं है, इसको अपन ने बिल्कुल कंसाइज करके लिया है। अब देखो इसके अंतर्गत भी यदि आप बनाना चाहते हो, हालांकि मेरी इच्छा भी यही थी कि इसको इस प्रकार से समझाते हुए काम कंप्लीट किया जाए तीर से, परंतु ये काम थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था इसकी पीपीटी बनाना, तो सीधी सिंपल चीज़ें लिख दी है और इजी भी लगेगा आपको, ऐसा हार्ड नहीं लगेगा। देखो, प्रोविजन रिलेटिंग टू इरेक्शन टू ऑल काइंड ऑफ बिल्डिंग, जैसे कोई भी भवन बना रहे हैं और किन किन भवनों के अंतर्गत किस प्रकार से कोई आवेदन किया है। देखो एक बार इसके अंतर्गत है क्या है, यदि किसी भी भवन को अपन बनाने के लिए कौन कौन से भवनों के लिए आवेदन की आवश्यकता रहती है। अब यदि आवेदनकर्ता ने कोई सही गलत अपने रिपोर्ट दिए तो इस पर भी जुर्माना लगता है। ये बातें यहाँ पर कही गई है। और यदि आवेदनकर्ता ने कोई समय का अंतर्गत काम करवाने के लिए कहा है और इसको जो अप्रूव कोई वास्तुविद करता है, आर्किटेक्ट करता है, उसने भी कोई गलत किया तो इस पर भी जुर्माना लगेगा। और यदि आवेदन इन्होंने किया और ये अगले वाले ने, जो नगर पालिका के जो अधिकारी हैं, इन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, ये इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया है, तो इन पर भी जुर्माना लगाने का अधिकार। कुछ इस प्रकार की बातें इसके अंतर्गत कही हुई है। देखो क्या होता है, नगर पालिका सीमाओं के भीतर नया भवन निर्मित करना या कोई पुराना पुनर्निर्मित करना, या उसके अंतर्गत कोई परिवर्तन, कोई चेंजेज, कोई बड़ा चेंजेज करना, या कुआं तथा बोरिंग बनाना, या फिर कोई टावर या किसी भी प्रकार की संरचना के निर्माण के लिए नगर पालिका के अंतर्गत क्या है, आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। और तात्विक परिवर्तन, ये जो परिवर्तन है ये तात्विक परिवर्तन है। तात्विक परिवर्तन का मतलब होता है मटेरियल के अंतर्गत कोई एडिशनली चेंज हो रहा है, एडिशनल चेंज हो रहा है। परिवर्तन में सेटबैक, कवरेज, ऊंचाई, पार्किंग, भूमि उपयोग और परिवर्तन इत्यादि से संबंधित है। अब देखो यहाँ पर सेटबैक और कवरेज ये क्या चीज़ है, क्या तात्विक परिवर्तन है? तो तात्विक परिवर्तन का मतलब सीधा सा ये है कि यदि कोई बिल्डिंग बनाई जा रही है तो बिल्डिंग के अंतर्गत क्या है कि उसके अंतर्गत कुछ एक्स्ट्रा जो अतिक्रमण किया जा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा जो एक इतनी ऊंचाई तक तो क्या किया जा सकता है भाई, जैसे उसको दी तो भूमि है, अब क्या है, भूमि के अलावा इतनी सी पार्किंग ये रख सकता है, इसके अलावा इतना सा ये अपने जो पीछे अपन कह सकते हैं कि इतनी पार्किंग रख सकता है, इतना कोई कवरेज एरिया रख सकता है, जो और कुछ इसका जैसे कुछ छज्जा वगैरह कुछ ऐसा कुछ बाहर निकाल सकता है, इतना निकाल सकता है। जो लीगल है, जो लीगल के अंतर्गत जो भूमि का उपयोग किया जा सकता है, इस प्रकार के इसके अंतर्गत बात की गई है।
देखो, सभी दस्तावेज अविवादित होने का शपथ पत्र होगा, उसके डॉक्यूमेंट्स है वो किसी प्रकार के विवादित नहीं है, उसका देना पड़ेगा। फिर नगर पालिका के अंतर्गत जो फीस और जमा है उसकी फोटो प्रति, एक पूरी फाइल बनेगी। नक्शों की 6 प्रतियां तैयार की जाएगी, अलग अलग कलर के अंतर्गत की जाएगी। और नक्शे भी क्या है, ये नगर पालिका के नगर प्राधिकरण, राज्य के मुख्य नगर नियोजक और रजिस्टर्ड वास्तुविद जो आर्किटेक्चर होते हैं, जो या अभियंता इंजीनियर है, इनके द्वारा प्रमाणित होंगे। और नगर पालिका भूमि का निरीक्षण करेगी कि ये कहीं सरकार की भूमि तो नहीं है। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत क्या चीज़ करनी पड़ेगी, तो अपन ने जैसे आवेदन कर दिया है, आवेदन कर दिया, ठीक है भाई, आवेदन हो गया है। अब इस आवेदन के अंतर्गत क्या क्या है, जो एक जैसे समझ लीजिए कोई नक्शा बना दिया है, क्या क्या चीज़ें, देखो कहाँ कहाँ का पर आवेदन करना पड़ेगा। जैसे कोई नया परिवर्तन है, परिवर्तन नहीं, ये तो आवेदन की बात हो गई। अब इसके अलावा कि भाई ये आवेदन कर दिया है, इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के भूमि के अंतर्गत विवाद नहीं है, ये अपने जो शपथ पत्र दिया है। शपथ पत्र के अलावा फिर कोई नगर पालिका के अंतर्गत जो फीस जमा करवाई है उसकी फोटो प्रति दे दी है। 6 प्रतियों के अंतर्गत नक्शा दिया है, और नक्शा भी वेरीफाइड होना चाहिए, बिल्कुल प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा, अभियंता के द्वारा। अब इसके बाद में सरकार इसका निरीक्षण करेगी कि भाई ये ठीक है, अब ये निर्माण कर सकते हैं। और इसके अलावा भी नहीं, ये आवेदन कर दिया और 2 माह के लिए इन्होंने नगर पालिका के अंतर्गत आवेदन चला गया। अब यदि नगर पालिका 2 महीने तक इस पर कोई भी काम एक्शन नहीं लिया, तो ये 1 महीने का और नोटिस देगा, 1 महीने के लिए नोटिस देगा कि आपने मेरे काम को अनुमति नहीं दी है। और अब भी नगर पालिका नहीं करती है, अर्थात 3 महीने के अंतर्गत नहीं करती है, तो ये अपना काम ये समझेगा कि मुख कहते हैं ना, मौन स्वीकृति मान ले, और अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। अब इसमें देखो ये चीज़ें यहाँ पर देखी गई। आवेदक के आवेदन के दिन उसके पास में वैध कब्जा होना चाहिए, एक ठीक है। नगर पालिका आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। अब देखो इसके अंतर्गत मैं शॉर्ट नोट्स और भी छोटे बना सकता था, पर ये नए आदमी के लिए समझने के अंतर्गत थोड़ी सी दिक्कत आती है। अब ये आवश्यक कार्रवाई के लिए क्या कहेगा, 2 माह के भीतर कहेगा, और कार्रवाई 1 माह के लिए यदि नहीं होती है तो फिर 1 माह का नोटिस देगा। अब ये बात हो जाती है, अब यदि नोटिस देने के बाद में भी ये लोग नहीं सुनते हैं, तो इसका मतलब 3 माह बाद में, मैक्सिमम 3 माह बाद में वो क्या कर सकता है, कार्य को प्रारंभ कर सकता है। ये इनकी मौन स्वीकृति मानी जाती है। जहां बहुमंजिला भवन 15 मीटर से ऊंचा या 500 वर्ग मीटर का, या कोई संस्थागत कोई कॉम्प्लेक्स है या व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स है, तो नगर पालिका राज्य के प्रादेशिक जो प्रदेश का नगर नियोजक है उससे सलाह प्राप्त करेगा कि भाई ये बना रहा है क्या लीगल है कि या किस प्रकार से किया जा रहा है। या इसी के अंतर्गत भी कोई गैर व्यवसायिक है, कॉम्प्लेक्स है, तहखाने का निर्माण कर रहा है, तो वहाँ के जो एरिया के जो नगर नियोजक है उससे भी उसके अंतर्गत सलाह लेने की आवश्यकता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, परंतु ये देखो शॉर्ट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। यदि आप चाहते हो तो उसके अंतर्गत बुक से भी आप लोग पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद में इसके अंतर्गत जो देखोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी धाराएं हैं। देखो भूमि यदि 250 वर्ग मीटर से कम हो तब अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लिखित की अनुमति की। प्रथम तल पर एक आवासीय इकाई खाली अपने एक ही तल पर बनाया जा रहा है मकान, तब भी अनुमति की आवश्यकता नहीं। भवन की कुल ऊंचाई 10 मीटर से अधिक नहीं है तो वो उसकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। परंतु जो परकोटे वाला क्षेत्र है, या कोई हेरिटेज क्षेत्र है जो सांस्कृतिक को अपन बचाए रखना चाहते हैं, ऐसे क्षेत्र के लिए उसके अंतर्गत अनुमति की आवश्यकता होगी। किसी भी हर शहर के अंतर्गत हर जगह पर एक परकोटा है जो पुराना शहर कहा जाता है, वहां पर इस प्रकार का कोई भी काम करना होगा तो लिखित अनुमति की आवश्यकता रहेगी। नेक्स्ट देखिए, अब ये कंटिन्यू चल रहा है। बिना अनुमति के निर्माण करता है और अतिक्रमण को हटाने या हटाने का नोटिस देना विधिपूर्ण होगा। अब बिना अनुमति के कोई काम है या अतिक्रमण है तो उसका नोटिस दिया जा सकता है। 15 मीटर से ऊंचे भवन के निर्माण के बाद में उपयोग को लेने से पूर्व प्रमाण पत्र लेना होगा। अब इन्होंने 15 मीटर का जो मकान भी बना लिया है, लिखित अनुमति भी ले ली है, इसके बाद में भी कंप्लीट होने के बाद में भी क्या होगा कि हमने काम कंप्लीट कर लिया है। ये फिर मकान को देखते हैं कि भाई ठीक है, नक्शा के अकॉर्डिंग इन्होंने काम किया है, और जो नक्शा होगा वो तो हो ही है। वास्तुविद अभियंता द्वारा अनुमोदित नक्शे के सत्यापन के साथ में कि बिल्कुल इन्होंने 15 मीटर से ऊंचे मकान है, अब इनको सत्यापन के लिए प्रमाण पत्र है, अब इसका व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है। और नगर पालिका अधिकारी जांच के बाद प्रमाण पत्र जारी करेगा। उल्लंघन करता है तो 30,000 से लेकर के 50,000 तक का बहुत बड़ा जुर्माना लगाया जा रहा है। 30,000 से लेकर के 50,000 तक का जुर्माना, उल्लंघन जारी रखता है तो प्रतिदिन 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, अब बात आता है कि आवेदन के बिना
हर तरह के जो काम किए जा रहे हैं आवेदन के बिना निर्माण करना शुरू कर दिया है तो 1 से 3 माह तक की जेल हो सकती है, बिना आवेदन किए ही नहीं है। और जो निर्माण कर रहा है, पुनर्निर्माण कर रहा है या किसी भी प्रकार का काम कर रहा है तब उसके अंतर्गत जेल हो जाएगी। और 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना या दोनों लगेंगे। दोनों का मतलब जेल भी होगी, जो कारावास भी है, और इतना जुर्माना भी लगेगा। और यदि किसी ने नक्शा तो बनाया है और अनुमोदित जो नक्शे और नियमों का उल्लंघन करता है, उस स्थिति के अंतर्गत उसे 15 से 45 दिन की जेल, मिनिमम 15 और 45 दिन तक की जेल हो सकती है। तो 10,000 से लेकर के 20,000 तक का जुर्माना, या फिर इसमें भी दोनों। ये तो सब जगह होता ही होता है। अब नेक्स्ट देखिए, यदि कोई वास्तु जो आर्किटेक्टर है वो भी गलत प्रमाण पत्र दे दे तो उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा, काली सूची के अंतर्गत डाल दिया जाएगा। उसका रजिस्ट्रीकरण क्या होगा, रद्द कर दिया जाएगा। और 1 माह से 2 माह तक का इसको भी कारावास, क्योंकि कोई भी इलीगल काम नहीं करना चाहिए। 5,000 से लेकर के 10,000 तक का जुर्माना, और दोनों से दंडित किया जाएगा। नगर पालिका में अनुमति से कूट रचित या गलत दस्तावेज यदि हम लोगों ने किए हैं तो हम पर भी क्या है, दंडित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बात यहाँ पर की गई है। यदि कोई अधिकारी जानबूझ करके, अधिकारी कर रहा है जानबूझ करके, 2 महीने पहले उसने जब काम का कहा काम नहीं किया, 1 महीने का जब नोटिस दिया तब भी उसने नहीं किया, उस स्थिति के अंतर्गत भी दोष सिद्ध होने पर यदि वो जानबूझ करके ऐसा काम कर रहा है तो उसे 1 मास तक का कारावास हो सकता है और 5,000 से लेकर के 10,000 तक का जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। और नगर पालिका क्षेत्रों के अंतर्गत शुष्क शौचालय नहीं बनाएंगे, बिना पानी वाले शुष्क शौचालय नहीं, अनुमति नहीं होगी। अब बात आती है, यदि नगर पालिका के कोई आदेश के विरुद्ध भी इन्होंने भी काम गलत कर दिया है तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अन्य प्राधिकारी द्वारा अपील की जा सकती है। अपील तो देखो काम के लिए की जा सकती है, ये तो है, राज्य सरकार जो नियुक्त करेगी उनके वहाँ पर अपील की जा सकती है। तो ये बात यहाँ पर की गई है। ये तो धारा आती है 194। अब इसके अलावा राज्य सरकार भी इसके अंतर्गत कुछ काम है, अपने शक्ति दी गई है। ये धारा 194 है, ये अपने 194A कहीं पर हिंदी में मिल जाएगा क। तो ये कह रहा है कतिपय क्षेत्रों में अनुज्ञा होता है परमिशंस, बिना भवन निर्माण प्रतिष्ठित करने की राज्य सरकार की शक्ति। कतिपय का मतलब होता है कुछ क्षेत्रों में अनुज्ञा के बिना, अनुमति के बिना निर्माण किया जाता तो प्रतिष्ठित करने की राज्य सरकार की शक्ति है। यदि लोकहित के अंतर्गत लगता है अनुमति नहीं लिए तो राज्य सरकार भी वहां पर रोक लगा सकती है। परंतु नगर पालिका की जो अधिसूचना है वो प्रकाशन से पूर्व है, किसी भवन या स्थल के रूप में अनुमति पहले यदि मंजूर कर दी गई है तो वो नामंजूर नहीं की जाती है, पर इलीगल है तो उसको कभी भी बंद किया जा सकता है। और अधिरूपित सड़कों के प्रतिकूल है तो 20,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और प्रतिकूल भवन को तोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर ये चीज यहाँ पर कही गई है। तो ये धारा 194 कहती है, 194A। तो ये अपने जो संशोधन के बाद में है, तो अमेंडमेंट के बाद में उन धाराओं को भी अपन को ध्यान रखना है, धाराओं को याद रखना है, ठीक ना। तो कहीं ऐसी अपन को चूक नहीं करनी है। तो ये बातें अपन ने पूरी बातें कही हैं। एक बार देखो इसका फटाफट जो आज की धाराएं पढ़ी है उनका अपन 1 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। क्या चीज अपन ने देखिए, देखो वैसे तो पूरा ही देखो तो कोई बड़ी चीज नहीं है। 182 क्या कहती है कि उपयोग में जो भूमि के उपयोग में परिवर्तन पर निर्बंधन, उसको रोक लगा सकती है, और भूमि के उपयोग पर परिवर्तन के लिए परमिशन है वो राज्य सरकार की शक्ति के अंतर्गत आता है। बस यहाँ पर यही बात की गई है। 183 क्या कहती है, सार्वजनिक मार्ग को नियमित लाइन के लिए उन्हें 1 माह पूर्व, यदि कोई नई नियमित लाइन भी कर रहा है तो 1 माह पूर्व नोटिस दिया जा सकता है। उल्लंघन करने पर 2,000 से 5,000 तक का जुर्माना, और व्यतीत व्यक्ति है तो वो कलेक्टर के पास में अपील कर सकता है, आगे अपील नहीं की जा सकती है। 184 कहती है भूमिगत उपयोग के लिए मार्ग का अधिकार है। अभी MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं जो अंडरग्राउंड के अंतर्गत काम चल रहा है। 185 क्या कहती है, भूमिगत उपयोगिता के नक्शे ये मुख्य नगर पालिका अधिकारी देगा। 186 क्या कहता है, केंद्रीय और राज्य सरकार से संबंधित मार्गों के विषय पर विशेष उपबंध कर सकता है, और इनके जो रख रखाव वगैरह वो सारे तो रखेंगे केंद्र और राज्य सरकार रखेंगे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रखेगी। परंतु इसके अंतर्गत यदि कोई अस्थायी निर्माण या जो उसकी भूमि पर अतिक्रमण है वो हटाने का काम नगर पालिका का होगा। अब बात आती है 187 क्या कहता है, ये उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी निर्माण के लिए कहता है, और यातायात पुलिस प्रभारी से अनुमति ली जाएगी। 188 क्या कहती है, मार्ग नाली परिसर के निर्माण मरम्मत के दौरान पूर्वाधानियां जैसे बाढ़ लगाने वगैरह की स्थिति की गई है। 189 क्या कहती है, बिना अनुज्ञा किसी भी मार्ग में ना तो कास्ट वगैरह जमा इकट्ठी
नई की जा सकती है, नई गड्ढे खोदे जा सकते हैं और उल्लंघन करने पर 1000 से 2000 तक का और 50 रुपये से 100 रुपये तक दंडित किया जा सकता है। धारा 190 क्या कहती है? फुटपाथों पर जो न्यूनतम है 1.5 मीटर तक कम से कम एक लाइन रखी जाती है। किसके द्वारा ऐसा काम किया जाता है? तो भवन और अनुज्ञा संकल्प समिति के द्वारा किया जा रहा है। बहुत ही कम समय के अंतर्गत रिवीजन होता है। धारा 191 क्या कहती है? मार्गों पर कोने घुमावदार और जो गोलाकार होंगे, यदि भूमि अर्जित करती है तो उसके अंतर्गत क्षतिपूर्ति दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, बहिर्गत भवनों के पीछे करना 15 दिवस के अंतर्गत लिखित नोटिस देकर के भूमि नगर पालिका में निहित हो जाएगी, परंतु इसमें किसी भी प्रकार की जो बाहर निकाला है उसमें किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती। धारा 193 क्या कहती है? भवनों की सतह उसके जल निकासी और सार्वजनिक मल नाली से नीचे नहीं हो सकती है। तो ये एक बात की गई है। और 194 के अंतर्गत जो आवेदन किया गया है, देखो इसके अंतर्गत यदि अपन बात करें यहाँ पर सबसे लास्ट के अंतर्गत देखो, तो इसमें पूरा बात की गई है आवेदन पहली बात तो किसको करना होगा, ये कंडीशन दे रखी है। अब इसके अलावा कौन सी कंडीशन के अंतर्गत आवेदन नहीं किया जा सकता है? यदि कोई 250 मीटर के एरिया के अंतर्गत आ रहा है, 10 मीटर की हाइट के अंतर्गत है, प्रथम तल के अंतर्गत बना हुआ है, वहाँ आवेदन की लिखित अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अब यदि आवेदन करता है, हमने आवेदन किया और आवेदनकर्ता ने भी क्या किया, कुछ झूठा या मिथ्या किया है, तो उस पर भी क्या होगा? जुर्माना लगेगा। यदि इसकी परमिशन किसी आर्किटेक्चर और वास्तुविद ने दी है, वास्तुविद ने भी गलत इसको वेरीफाइड कर दिया है, तो इसको भी क्या होगा? जुर्माना लगेगा, इस पर भी जुर्माना लगेगा। ये शास्तियाँ ये जुर्माना इस पर दिया हो गया। और यदि इसके अंतर्गत आवेदन के समय जो नगर पालिका का जो अधिकारी है, उस आवेदन के अंतर्गत उसे 2 माह के अंतर्गत उसने उसको नहीं देखा और 1 माह तक फिर भी उसको नोटिस देने के बाद में भी नहीं देखा, तो इस पर भी किस प्रकार का होगा? जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये बातें यहाँ पर कुछ कही गई है। 2-3 MCQ देख लीजिए। इसमें बहुत सारे MCQ बन सकते थे, परंतु थोड़ा समय की कमी से इतना ही बनाए। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 192 के अंतर्गत बहिर्गत भवनों को पीछे करने में भूमि मालिक को क्षतिपूर्ति, अब बार है, अतिक्रमण है, उसके अंतर्गत किस प्रकार के अपने क्षतिपूर्ति देंगे? ना 1000 की, ना 5000 की, ना 30,000, कोई नहीं दी जाती है। डी ऑप्शन इसके अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत भवन जल निकासी और मल से नीचे अपने नहीं होंगे? तो ये बात है जो 192 के अंतर्गत का हुआ है। 192 के अंतर्गत का हुआ, यही तो थी, ठीक ना। और 191 तो क्या थी? ये अपने थी जो अपने मार्गों पर कोने, मार्गों के कोने पर भवन, मार्गों के कोने पर, इस प्रकार के जो मार्गों के कोने पर भवन है उनकी बात की गई है। ये घुमावदार तथा गोलाकार होंगे। यदि इनको अपने एक्वायर्ड करेगी तो वहां पर जमीन दी जाएगी। अब जो 192 क्या कहती है? ये बहिर्गत भवनों को ये 92 नहीं, सॉरी 92 तो कहती थी अपने बहिर्गत भवनों को नीचे करना। सॉरी, इसके अंतर्गत क्या है? बहिर्गत जो बाहर आ गए भवन उनको नीचे करना, उनको बहिर्गत भवन है, उनको बहिर्गत भवनों को पीछे करना, और पीछे करने में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। ये 192 के अंतर्गत है। और जो भवन की सतह से नीचे अपने भवन की सतह इतनी नहीं होगी कि इनकी जो नालियां हैं उससे नीचे नहीं होगी, ये 193 के अंतर्गत कहा गया। तो ये ध्यान रखना, इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ये बात कही गई। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के तहत नगरपालिका निम्न दशाओं में अनुमति आवश्यक नहीं है। 250 मीटर से कम है, ठीक है। आवासीय निर्माण में एकल तक है, ठीक है। 10 मीटर से अधिक का नहीं है, ठीक है। सभी क्या है? संगत है। इसके अंतर्गत डी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो आप पूरी क्लास का एंजॉय लें। और यदि आप नए हैं तो अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अपने प्रेस कर दें, जिससे जो नए नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिलते रहें। तो खूब अच्छे से, खूब मन लगाकर और अच्छे से काम करते रहें। अब क्लासें आज से कुछ रेगुलर होगी और फटाफट ही अपन करने का प्रयास करेंगे। कुछ थोड़े से इधर उधर होने से काम से क्लासें सही नहीं हो पाई है, उनको भी अपन रेगुलर कर देंगे। और थैंक्स ए लॉट।